हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी पहली वीडियो में आप सभी को बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कुछ टर्म को लिखवा दिए थे और समझा भी दिए थे। उसी के पार्ट में आज हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम कुछ और बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के दूसरे लेक्चर में पहला जो टॉपिक है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होता क्या है? प्रेडिकेट होता क्या है? इसका अर्थ होता है विधेय। प्रेडिकेट का अर्थ होता है विधेय। इसको हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है, यानी कि जब किसी सब्जेक्ट के विषय में कुछ भी कहा जाएगा, जो कुछ भी कहा जाएगा उसे विधेय कहेंगे। किसी भी सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, द बॉय बाथड इन द गंगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है जिसमें क्या लिखा है कि द बॉय बाथड इन द गंगा, लड़के ने गंगा जी में स्नान किया। लड़के ने गंगा जी में स्नान किया। यहाँ पर सब्जेक्ट द बॉय है, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट द बॉय है। बाकी बाथड इन द गंगा, सब्जेक्ट बॉय के बारे में क्या कहा जा रहा है कि बॉय बाथड इन द गंगा, तो लड़का गंगा जी में स्नान किया है। तो ये जो पूरा टर्म है, इतना पूरा प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि इस वाक्य में बाथड इन द गंगा वाक्य का प्रेडिकेट है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट को छोड़कर, अर्थात हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग, सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग प्रेडिकेट होता है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर बचा शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। अर्थात एक सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होते हैं। हम लोग जब सब्जेक्ट को छोड़ देंगे उसके बाद जो शेष भाग बचेगा वही प्रेडिकेट कहलाएगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? दूसरा पॉइंट हमारा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं? ऑब्जेक्ट की हिंदी मीनिंग कर्म होता है। ऑब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग कर्म होता है। तो कहते किसे हैं, इसको देख लेते हैं। किसी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वह शब्द होता है, किसी भी सेंटेंस में या किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट वह शब्द होता है जो कर्ता द्वारा, किसके द्वारा? जो कर्ता द्वारा किए गए कार्य को, यानी कर्ता द्वारा किए गए कार्य को प्राप्त करता है। किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट वह शब्द होता है जो कर्ता द्वारा किए गए कार्य को प्राप्त करता है। इसको हम इंग्लिश में भी क्या कह सकते हैं? An object is a word. An object is a word that receive the action, that receive the action done by the subject in a sentence. कहने का अर्थ है किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट वह शब्द होता है जो कर्ता द्वारा किए गए कार्य को रिसीव करता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है, परवीन हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। परवीन हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। यहाँ पर कर्ता परवीन है, यहाँ पर कर्ता परवीन है और परवीन ने क्या एक्शन किया है? पूरा करने का। हैज़ कंप्लीटेड किसके ऊपर किया है? द वर्क पे। तो यहाँ पर जो द वर्क शब्द है, कह सकते हैं इस वाक्य में द वर्क जो शब्द है परवीन द्वारा किया गया एक्शन है। द वर्क इस सेंटेंस में परवीन द्वारा किया गया एक्शन है और ये जो वर्क है वह इस एक्शन को प्राप्त कर रहा है, यानी कि परवीन द्वारा किए गए कार्य को वर्क शब्द प्राप्त करता है। अतः द वर्क वाक्य का ऑब्जेक्ट है। सिंपल भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वह शब्द होता है जो किसी सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य को प्राप्त करता है, तो ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी मीनिंग होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी मीनिंग
पूरक होता है। अब पूरक होते क्या है, जिसे बहुत शब्दों में सुनेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के कई प्रकार भी हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके जानकारियाँ लेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, इसको कहते किसे, कॉम्प्लीमेंट कहते किसे हैं, बाकी इनका यूज़ कहाँ होता है, इनके कितने प्रकार है, सब हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट किसी वाक्य के पूर्ण अर्थ को, किसी वाक्य के, कहने का अर्थ है किसी सेंटेंस के पूर्ण वाक्य को यानी कि पूर्ण अर्थ को दर्शाने के लिए जिस शब्द, किसी सेंटेंस के पूर्ण अर्थ को दर्शाने के लिए जिस शब्द की आवश्यकता होती है, जिस शब्द की आवश्यकता होती है उसे पूरक कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में उसके पूर्ण अर्थ को दर्शाने के लिए हम जिन वाक्यों यानी कि हमें जिन शब्दों की आवश्यकता होती है उसे पूरक कहते हैं। जैसे द वर्ड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। द वर्ड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। किसी वाक्य के पूर्ण अर्थ को दर्शाने के लिए जिस शब्द की आवश्यकता होती है उसे पूरक कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं, कुछ पॉइंट दिया गया, क्या कहा गया है कि एक कॉम्प्लीमेंट, एक पूरक कैन बी एन एडजेक्टिव, ए नेम, ए पोजिशन और ए प्रोफेशन। किसी भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव हो सकता है, इसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। ए नेम यानी कि कोई भी नाम हो सकता है, ए पोजिशन और प्रोफेशन यानी कि सब्जेक्ट का प्रोफेशन क्या है। तो किसी भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा एडजेक्टिव, नेम या पोजीशन या फिर प्रोफेशन हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। अगर हम इतना बोल देते आई एम तो इसका पूर्ण अर्थ नहीं निकल पाता, लेकिन हमने एक शब्द जोड़ दिया इसमें, ए टीचर। तो जो टीचर शब्द है इस पूरे वाक्य का कॉम्प्लीमेंट है। टीचर मतलब मेरा प्रोफेशन है, ठीक है। जैसे ही इज ए डेंटिस्ट, ही इज ए डेंटिस्ट। यहाँ पर इस सेंटेंस में इस सेंटेंस की मीनिंग्स को पूर्ण अर्थ देने के लिए एक शब्द ए डेंटिस्ट का प्रयोग किया गया है, इसलिए ए डेंटिस्ट इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है। इट ग्रू डार्क, यहाँ पर जो डार्क शब्द आया है ये इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं फ्रेज। फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज की हिंदी मीनिंग वाक्यांश होता है। फ्रेज की हिंदी मीनिंग वाक्यांश होता है। अब वाक्यांश कहते किसे हैं, एक आप इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसको देखते हैं। फ्रेज का हिंदी मीनिंग वाक्यांश है। फ्रेज वह समूह यानी कि फ्रेज वह शब्द समूह है जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट, कर्ता, एक्शन आदि के बारे में अधिक जानकारी देता है। हम कह सकते हैं कि फ्रेज वह शब्द समूह है जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता या उसके द्वारा यानी कि सब्जेक्ट द्वारा किए गए एक्शन आदि के बारे में अधिक जानकारी देता है। आदि के बारे में अधिक जानकारी देता वही फ्रेज कहलाता है, ठीक है। इसे कह सकते हैं फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, एक्शन etc इन ए सेंटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आई हर्ड ऑफ हिज सक्सेस, आई हर्ड ऑफ हिज सक्सेस, मैंने उसकी सफलता के बारे में सुना। अब यहाँ पर जो शब्द आया है ऑफ हिज सक्सेस, ऑफ हिज सक्सेस, ये इस सेंटेंस का फ्रेज है। यहाँ पर ए चेन ऑफ गोल्ड, ही हैज़ ए चेन ऑफ गोल्ड, यहाँ पर जो शब्द है यानी कि जो वाक्य आए हैं, वाक्य में जो शब्द आए हैं ए चेन ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पर ए चेन ऑफ गोल्ड इस वाक्य का फ्रेज है और इसमें ऑफ हिज सक्सेस इस वाक्य का फ्रेज है। इन वाक्यों में ऑफ हिज सक्सेस और ए चेन ऑफ गोल्ड दोनों फ्रेज है, जो कि मैंने आपको बता दिया।
तो दोस्तों आप सभी को फ्रेज के बारे में, वाक्यांश के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। बाकी इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कब करेंगे, कैसे किया जाता है, इसके टाइप्स क्या हैं, ये सब, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे, देंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है क्लॉज। क्लॉज यानी कि उपवाक। क्लॉज किसे कहते हैं, उपवाक किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को उपवाक कहते हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, किसी भी शब्द के समूह को उपवाक कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर एक वाक्य, सेंटेंस बनाते हैं। शब्दों के समूह को उपवाक कहते हैं। और क्या कहा गया है कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अभी आप लोग को प्रेडिकेट के बारे में मैंने बताया है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलकर एक वाक्य, सेंटेंस बनाते हैं। यानी कि इस सेंटेंस में जितने भी वाक्य प्रयोग किए गए हैं उसको पूरा क्लॉज कहेंगे, उपवाक्य कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे आई नो वेल दैट यू विल पास, यहाँ पर अब दो उपवाक्य का प्रयोग किया गया, आई नो वेल और यू विल पास। तो इस सेंटेंस में ये क्या है, उपवाक्य है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।